नमस्कार, देश की बात देख रहे हैं आप। मैं हूं अदिति राजपूत और अब तूफान बिपरजॉय की बात करते हैं, जो कि एक सीवियर साइक्लोन तूफान में बदल चुका है। पाकिस्तान से गुजरात की तरफ दिशा बदलने के साथ साथ एक बदलाव ये भी तूफान आया है कि तूफान की जो गति है वो बढ़ गई है। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान की दिशा बदलते ही अब गुजरात खतरे में आ गया है। अनुमान है कि ये तूफान गुजरात के तट से 15 जून को टकराएगा और उस दौरान 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। तटीय इलाकों, निचले इलाकों में भारी नुकसान का अंदेशा जताया गया है। कच्चे मकान, पेड़ों को नुकसान होगा। गुजरात में 8,000 लोगों को अब तक सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार मुस्तैद है। द्वारका की बात करें तो यहाँ पर कोस्ट गार्ड के जवानों ने हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए 11 लोगों को एयरलिफ्ट किया है। कच्छ जिले के तटीय इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है और सभी स्कूल और कॉलेज 15 जून तक यहाँ पर बंद कर दिए गए। राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ तट में ऑरेंज अलर्ट भी है। महाराष्ट्र समेत कुछ और राज्यों में भी मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान के मद्देनजर उच्च स्तरीय बैठक की है और ज़रूरी दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सावधानी बरती जा सके। लेकिन जिस तरह से तूफान की गति के बारे में बताया जा रहा है, उसके हिसाब से नुकसान का अंदेशा साफ तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है। अभी स्थिति ऐसी है कि अभी 15 तारीख को तूफान का आगाही बता रहा है, मगर फिर भी स्कूल में सेव किया जा रहा है और फिशिंग सब वगैरह बंद है। ठीक, और सब को खाना बना सब इधर स्कूल में दे जा रहा है। अभी ठीक है सबको। नुकसान तो बहुत हो रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, पर मगर अभी 2-3 महीने के लिए स्टॉप किया जा रहा है सीजन को, इसलिए गरीब बस्ती को बहुत तकलीफ हो रहा है। सुनाई दे रहा है कि हवामान आने वाला है, इसलिए सब फिशरमैन सबकी बोटें बंद कर दिए और सब जगह पे सेव कर दिए। तो यहाँ मछुआरों को साफ तौर पर समंदर में नहीं जाने को कहा गया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कोस्ट गार्ड और नेवी जो है वो काम कर रहे हैं और कोशिश यही है कि कम से कम नुकसान होने दिया जाए। 15 तारीख तक वो जखौ और कराची के बीच में लैंड को हिट करने की संभावना है। उसकी सबसे ज़्यादा इफेक्ट कच्छ में होनी है। उसको देखते हुए वहीवटी तंत्र की ओर से कोऑर्डिनेशन वे में सारा प्रयास किया गया है। भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम सब आपस में कोऑर्डिनेशन करके इस साइक्लोन की कम से कम इफेक्ट हो, एनिमल और ह्यूमन कैजुअलिटी कम हो, उसको ध्यान में रखते हुए नंबर ऑफ टाइप ऑफ एक्शन लिया गया है। और अब हमारे दो सहयोगियों का रुख हम करते हैं। गुजरात में भुज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोहित मिश्रा और मुंबई में जुड़ रही हैं जुहू बीच से हमारी सहयोगी पूजा भारद्वाज। सोहित, पहले आपके पास यहाँ पर आना चाहेंगे क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा असर जो है उसका देखा जाना है। गुजरात सबसे ज़्यादा खतरे में। आप अलग अलग जगहों से यहाँ पर गुजर रहे हैं गुजरात के, क्या कुछ आपको देखने को मिला है और किस तरह की तैयारियाँ आप देख रहे हैं इस तूफान को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए अदिति, अगर आप मेरे पीछे भी देखेंगे जो मौसम है वो बदलता हुआ नज़र आ रहा है। कई जगहों पर बारिश भी हो रही है, तो कहीं ना कहीं तूफान से पहले जो बादल हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। और ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख के आसपास ये जो पूरा ये जो साइक्लोन है ये समुद्री तट से टकराएगा। और उससे पहले कई सारी चीज़ें की जा रही, जैसे कि अभी आपने बताया भी कि जो मछुआरे हैं उन्हें कहा गया है कि समुद्र में नहीं जाया जाए। इसके अलावा स्कूल्स को शुक्रवार तक बंद रख दिया गया है। खासतौर पर उन स्कूलों को जो समुद्री तट से लगे हुए हैं उन सभी को शुक्रवार तक बंद कर दिया गया है। गुजरात सरकार की ओर से जो हमें अभी जानकारी दी गई है, 21 एनडीआरएफ की टीम जो है वो गुजरात पर मौजूद हैं। 13 एसडीआरएफ यानी स्टेट डिजास्टर रिलीफ रिस्पांस फोर्सेस की टीम यहाँ पर मौजूद है। और जिस तरह से हमने देखा भी, जो शेल्फ ड्रिलिंग वेबसाइट है उसके ओर से भी जो जानकारी मिली है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने करीबन 50 लोगों को, जो सिंगापुर की एक जैकब ऑयल रिग है जो गुजरात में मौजूद है, वहाँ से भी उन्हें निकाला है और सेफली रेस्क्यू किया है। तो समुद्र के आसपास के जितने इलाके हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है। हमारी भी कोशिश है कि ऐसी जगहों पर पहुँचे जहाँ पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है ताकि उनसे भी बात करें, क्योंकि जो अधिकारियों से बात हुई है, कोई भी जाहिर सी बात है कि अपना घर छोड़कर
वहां पर जाने को तैयार नहीं है। ऐसे उन्हें कन्विंस करना और उन्हें वहां से एक सुरक्षित स्थान पर लेकर जाना भी अपने आप में एक चैलेंज है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान वो अपने साथ ले जाएं, जो पॉसिबल नहीं होता है। ऐसे में कई सारी परेशानियों और चैलेंजेस और चुनौतियों का सामना करते हुए जो अधिकारी हैं वो भी रेस्क्यू या फिर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। जब ये टकराता है उससे पहले ही ये जो स्कूल्स हैं, खास तौर पर जो समुद्री तट पर स्कूल्स हैं, उसे एक टेम्परेरी बेस के तौर पर बनाया गया है, जहाँ पे एनडीआरएफ के अधिकारी भी रहने वाले हैं। अलग अलग जगहों पर यह भी देखा जा रहा है कि समुद्री तट के पास कोई पहुंचे नहीं, उसके लिए भी कोस्ट गार्ड की मदद ली जा रही है। तो तैयारियां अलग जगहों पर अलग अलग जगहों पर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन कच्छ हो या फिर खास तौर पर जो समुद्री तट को लगे हुए जो यहाँ पर ज़िले हैं, उस पर सबसे ज़्यादा इसका असर देखने मिल सकता है, ये अनुमान है। हमने देखा चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, उन्होंने एक बैठक की, तो उसके बाद अमित शाह की ओर से भी एक बैठक हुई है। मनसुख मांडविया खुद इसी भुज में मौजूद हैं, यहाँ पर भी वो जाकर देख रहे हैं कि हालात कैसे हैं। तो अलग अलग कदम ज़रूर उठाए जा रहे हैं और समुद्र के जो तट हैं उससे टकराने से पहले कम से कम नुकसान किस तरह से हो, उसके लिए अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सोहित, क्योंकि जकाहू पोर्ट जो है वहाँ पर भी लैंडफॉल की आशंका जो है वो मौसम विभाग की तरफ से बताई गई है। इस विस्तार से आपने इस जानकारी दी, इसके लिए आपका शुक्रिया। पूजा के पास चलते हैं एक बार हम मुंबई में। यहाँ पर पूजा, मुंबई में हम लगातार ही देख रहे थे कि किस तरह से हाई टाइड जो है वो देखने को वहाँ पर मिल रहा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। इस वक्त आप जुहू बीच पर मौजूद हैं। कल एक हादसा भी वहाँ पर पेश आया है, लेकिन अगर हम तूफान के मद्देनजर देखें तो क्या तस्वीरें हैं इस वक्त दिखाने के लिए और क्या तैयारियां हैं वहाँ पर? आदित्य, लहरें भी आप देखें, इस वक्त भी आप वही रुद्र रूप देखेंगी कि बहुत ऊंचाई तक ये लहरें, हाई टाइड का समय है और ऊपर तक ये लहरें आ रही हैं, ऊपर तक समंदर का पानी आ रहा है। मेरे दाहिने तरफ अगर आप देखें तो किस तरह से लोगों का जमावड़ा, क्योंकि जुहू बीच बेहद मशहूर स्पॉट है, यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। किसी भी मौसम में आप देख लें, इनकी संख्या में यहाँ भी कभी कोई कमी नहीं दिखती है। किस तरह से एक रस्सी बांधकर उनको वहीं पर किनारे पर रोका गया है। और इसके बिल्कुल पास में आप देखें वो चौपाटी का इलाका है, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने के लिए लोग आते हैं, सीढ़ी बनी हुई है, लोग समंदर के किनारे चले जाते हैं। तो लगातार यहाँ पर पुलिस और जो टीम है बीएमसी की लाइफ गार्ड की, वो यहाँ पर मौके पर है और घूम कर लोगों को जो बार नज़रअंदाज करके अंदर आ जा रहे हैं उनको यहाँ से निकाला जा रहा है। क्योंकि ऐसा ही हादसा कल भी हुआ था कि रोका तो गया था लाइफ गार्ड टीम की तरफ से, लेकिन फिर भी बच्चों ने नज़रअंदाज करते हुए वो समंदर की तरफ बढ़े और इतना बड़ा हादसा हो गया कि 4 बच्चों की मौत हो गई। तो आज और ज़्यादा सख्ती बरती गई है। जो अलर्ट है वो महाराष्ट्र के तमाम तटीय इलाकों को लेकर है, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर। तो यहाँ पर भी अलर्ट है। यहाँ पर भी समंदर किनारे लोगों को जाने से मना किया गया है, सख्ती है, तैनाती है प्रशासन की। उन इलाकों पर कुछ जगहों को खाली भी कराया गया है। रायगढ़ की एक तस्वीर आज हमने दोपहर में देखी, जहां पर इतनी तेज हवा चल रही थी कि मकानों के जो छत हैं वो उड़ गए थे। तो इस तरह से तेज़ हवा हम देखें मुंबई के लिए बताया जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि 50 से 55 किलोमीटर की प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा कुछ समय पर चलती हुई वो गति दिखेगी। और हम भी महसूस कर रहे हैं, जब समंदर के किनारे हैं, आज दोपहर में भी हमारे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा था, तो वो जो रफ्तार है हवा की वो हम महसूस कर रहे हैं। और जो तमाम महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं वहाँ पर भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा आज चलने की बात की जा रही थी। लेकिन अगर देखें जो 15 जून तक का अलर्ट है, अगर गुजरात तक ये बिपरजॉय बढ़ा है तो महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए भी खतरा हो सकता है, कुछ इलाकों के लिए। तो वहाँ पर प्रशासन मुस्तैद है और खासतौर से कल का जिस तरह से आपने हादसे का जिक्र किया, उसके बाद कोई भी चूक खासतौर से मुंबई के लिए टीम नहीं लेना चाहती है, क्योंकि समंदर के किनारे किनारे तक लोग बसे हुए हैं और यहाँ पर जगह की इतनी बड़ी समस्या होती है कि अगर उनको आप वहाँ से हटाए भी तो वो आकर जाएंगे कहाँ। तो उस मजबूरी में जिस इलाकों में यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, वहाँ पर लाइफ गार्ड की मौजूदगी तो है और ज़्यादा आज सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई है। लेकिन छोटे छोटे ऐसे कई लेन्स है, ये मजबूरी मुंबई में है कि कई लेन्स है जिनके रास्ते समंदर तक जाते हैं। तो कहाँ से कौन मस्ती के लिए समंदर किनारे पहुंच जाए और ऐसा कोई हादसा जो हमने कल देखा सामने ना आए, उस पर भी बीएमसी की लगातार नज़र है। एनडीआरएफ ने भी अपनी 2 अतिरिक्त टीमों को यहाँ पर, 3 टीमें पहले से ही एनडीआरएफ की मुंबई में है, 2 और टीमों को अतिरिक्त यहाँ पर रखा गया है। पुणे भी भेजा गया है क्योंकि तटीय इलाकों को लेकर खतरा और ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया पूजा इस तमाम जानकारी के लिए। और तस्वीरें हम अभी से देख पा रहे हैं और इसीलिए जिस तरह से आपने कहा कि कल जो एक बड़ा हादसा हुआ
उसके मद्देनज़र कम से कम अब ये कोशिश ज़रूर यहाँ पर प्रशासन की रहेगी कि लोग करीब ना जा पाए समंदर के, क्योंकि कई बार लोग जोश जोश में आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है ऊंची ऊंची लहरें आ रही हैं, लेकिन अंदर जाते ही वो चपेट में आ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर काबू पाना या खुद से बाहर निकलना आसान नहीं हो पाता है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलग अलग कि किस तरह से ऊंची ऊंची लहरें जो हैं वो उठना शुरू हो गई हैं। महाराष्ट्र के कुछ इलाके भी यहाँ पर प्रभावित होंगे इस तूफान से। गुजरात पर खतरा लगातार बताया जा रहा है और इसके अलावा जकाहू पोर्ट जो है वहाँ पर बताया जा रहा है कि 15 जून को जब ये तूफान तट पर पहुँचेगा तब वहाँ पर लैंडफॉल की आशंका जताई जा रही है और उसी के चलते भारी नुकसान भी यहाँ पर हो सकता है। हिमांशु ने बात की है यहाँ पर मौसम विभाग के डीजी डॉक्टर एम महापात्रा से, वो बातचीत आपको सुनवाते हैं। साइक्लोन बिपरजॉय इस वक्त अरब सागर में उत्तर पूर्व में है। ये एग्जैक्ट लोकेशन है, ये जो रेड डॉट आपको दिख रहा है इस इमेज में, और धीरे धीरे ये कर्व करके अगले 2 दिन में गुजरात तट के करीब पहुंचेगा और पाकिस्तान में कराची और गुजरात में मांडवी के ठीक बीच से गुजरेगा। ये फोरकास्ट मौसम विभाग ने किया है। ये कुछ और सैटेलाइट इमेजेस हैं और आप इसमें देख सकते हैं बहुत साफ कि किस तरह से जो साइक्लोन बिपरजॉय है वो धीरे धीरे गुजरात तट की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ पर जो हवा की रफ्तार है, विंड की स्पीड है, वो 150 किलोमीटर 160 किलोमीटर गस्टिंग टू 180 किलोमीटर प्रति घंटे तक की है। इस पर और बात करने के लिए मेरे साथ हैं मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर एम महापात्रा। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि इसका लैंडफॉल क्या होगा, पर उसके पहले एक छोटा सवाल आपसे पूछूंगा कि इसकी दिशा बदली है अब तक जो आप फोरकास्ट आपने किया है, क्या अगले 2 दिन में भी इसकी दिशा में कोई बदलाव हो सकता है? ज़रूर, आप देखेंगे इसका जो लाइफ शुरू हुआ 6 तारीख से अभी तक ये 3-4 बार इसका दिशा परिवर्तन हो चुका है। इसको हम बोलते हैं कि रिकर्विंग ट्रैक ऑफ द साइक्लोन। अभी और 2 बार दिशा बदलने का कि 1 बार बदलने का उम्मीद है। जैसे कि अभी उत्तर पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, वो धीरे धीरे उत्तर दिशा होगा, फिर कल सुबह से ये उत्तर पूर्व दिशा में गति करेगा। ऐसे ही इसको जो ट्रैक होता है इसको हम रिकर्विंग ट्रैक बोलते हैं। और ऐसे होते हुए कल शाम के आसपास ये गुजरात का सौराष्ट्र कच्छ एरिया और इसके आसपास जो पाकिस्तान का तटीय इलाका है, कराची और मांडवी के बीच में हिट करेगा एज ए वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म। विंड स्पीड 125 to 135 किलोमीटर पर आवर, गस्टिंग टू 150 किलोमीटर पर आवर। किस तरह के नुकसान का अंदेशा है घरों को, तटों को, लोगों को? जो सस्टेन्ड विंड स्पीड है वो होगा 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा। गस्टीनेस में कभी कभी सडनली राइज हो जाता है, वो विंड स्पीड 150 किलोमीटर हो सकता है, जो सस्टेन नहीं होता है, ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है। और ये जो विंड है ये एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का विंड है। इसकी वजह से बड़े बड़े पेड़ जैसे मैंगो ट्री उस एरिया में होता है, इसमें गिर सकता है। इसके साथ साथ जो स्टैंडिंग क्रॉप है इसमें डैमेज हो सकता है। जो कच्चा हाउस है, टीन हाउस है, एस्बेस्टस हाउस है, स्लम एरिया है, इसमें लार्ज स्केल डैमेज हो सकता है। टेलीफोन पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स, इसमें ऑपरेटिंग हो सकता है, तो बेंडिंग हो सकता है। इसलिए लार्ज स्केल डिस्ट्रप्शन हो सकता है टेलीफोन कम्युनिकेशन में और पावर ट्रांसमिशन पे। आम लोगों के लिए आपकी क्या सलाह है, आपकी क्या एडवाइजरी है, इस संकट से वो कैसे निपटे? आम लोगों को मैं यही बोलूँगा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग जो पूर्वानुमान देता है ओवर द पीरियड्स आप देखेंगे इसका पूर्वानुमान सटीक हो रहा है। इसलिए आप हमारे पूर्वानुमान को सुनिए, कोई गुजब या र्यूमर में बिलीव मत करिए। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। मौसम विभाग से मेरे कैमरा सहयोगी आजम के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कोटा से एक बार फिर दिल दहला देने वाली खबर आई। एक और छात्र की खुदकुशी का मामला सामने आया है। महाराष्ट्र के रहने वाले छात्र ने अपने कमरे में अपनी जान दे दी। छात्र जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था और हैरान करने वाली बात यह भी है कि छात्र के माता पिता सुबह ही उससे मिलने के लिए पहुंचे थे और जब वो कमरे से बाहर नाश्ता करने पहुंचे, इस बीच छात्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। छात्र 2 महीने पहले ही यहाँ पर आया था। पहले आपको यहाँ पर सुनवाते हैं कोटा के जो एएसआई हैं जवाहर नगर थाना की, उनका क्या कुछ कहना है। उसके परिवार वाले सुबह 8 बजे करीब आए थे, बच्चे को ऊपर छोड़ के कमरे में नीचे नाश्ता करने गए थे। वापस गए तो उसने यानी फांसी लगा ली थी। स्टूडेंट कब आया था? स्टूडेंट 2 महीने पहले आया था। किसी प्रकार को तनाव था? इसके तनाव के बारे में जांच की जाएगी। कितने बजे करीब का मामला है? अभी 11:15 साढ़े 11 के आसपास का मामला है। की तैयारी कर रहा था? जी, मैं इनकी तैयारी कर रहा था।
तो यहाँ पर किस तरह छात्रों पर जो दबाव है वो बढ़ता नजर आ रहा है। कुछ आंकड़े आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। इस साल अब तक 9 छात्रों ने जान दे दी है। कोटा से 9वां मामला है जो सामने आया है अगर हम बात करें तो। इसके अलावा अगर हम 2022 की बात करें, IIT नीट की तैयारी कर रहे 17 छात्र जो हैं वो जान दे चुके हैं। हम सीधे रुख कर रहे हैं हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह का। हर्षा, यहाँ पर इस मामले में क्या कुछ जानकारी अब तक मिल पाई है, क्योंकि वो परिजन जो अपने बच्चों को खो रहे हैं। हर्षा से हम यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक के बाद एक छात्रों की खुदकुशी के मामले जो कोटा से आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं बेहद परेशान करने वाले हैं और अब इसे गंभीरता से लेने की जरूरत जो है वो बताई जा रही है। राजस्थान की बात करते हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति अब धीरे धीरे गरमाने लगी है। बीजेपी ने आज जयपुर में गहलोत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पेपर लीक और भ्रष्टाचार समेत कई मुद्दों पर बीजेपी अशोक गहलोत सरकार को लगातार घेर रही है। बीजेपी कार्यकर्ता सचिवालय का घेराव करने सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। बाद में पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वहां पहुंचे हुए थे और पुलिस को भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल करना पड़ा है। और महाराष्ट्र में मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बड़ा हादसा आज हुआ है। यहाँ एक ऑयल टैंकर दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसके बाद उसमें आग लग गई। ये दुर्घटना कितनी भीषण थी इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद हाईवे पर ही आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग घायल हुए हैं। हाईवे के एक साइड पर ट्रैफिक को रोकना पड़ा है और सिर्फ एक ही तरफ से वाहनों को निकाला जा रहा है। तो ऑयल टैंकर में आग लगने के बाद कुछ इस तरह की स्थिति वहां पर हुई और उसके बाद ये आग इसने और विकराल रूप ले लिया था। स्कूलों में लड़कियों के ड्रेस कोड में बदलाव आज कर्नाटक में चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक के बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर सिफारिश की है कि यहां पर स्कूल की छात्राओं को स्कर्ट की जगह सलवार, जंपर और पैंट ड्रेस के तौर पर पहनने की इजाजत दी जाए। सरकार का कहना है कि रिपोर्ट की जांच कर छात्रों के हितों में फैसला लिया जाएगा। निहाल किदवई की रिपोर्ट। कर्नाटका का बाल अधिकार संरक्षण आयोग चाहता है कि लड़कियों की यूनिफॉर्म में बदलाव किया जाए, यानी स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट। हमने शिक्षा सचिव को लिखा है, वो इस पर विचार कर रहे हैं। हमारी सलाह है स्कर्ट की जगह सलवार सूट और पैंट को तरजीह दी जाए। आयोग के मुताबिक राज्य में अलग अलग जगहों पर छात्राओं और अभिभावकों से बातचीत के बाद जो इनपुट मिला उससे पता चला कि खासकर मिडिल और हाई स्कूल की लड़कियां स्कर्ट पसंद नहीं करती। गुलबर्गा के महिला और बाल विकास विभाग के उप निदेशक ने भी स्कर्ट की जगह सलवार और पैंट की वकालत की है। हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, पर मैंने ये रिपोर्ट अभी तक देखी नहीं है। मुझे लगता है ये एक संवेदनशील मामला है, तो पहले मुझे रिपोर्ट देख लेने दीजिए और फिर हम छात्रों के हित में जो भी बेहतर होगा वो ही फैसला लेंगे। कर्नाटका एजुकेशन एक्ट 1983 शिक्षा संस्थानों को ड्रेस कोड तय करने की इजाजत देता है। ऐसे में शिक्षा संस्थानों को आयोग की सिफारिश पर ऐतराज है। उन्हें लगता है कि आयोग ने शैक्षिक संस्थानों को भरोसे में नहीं लिया। हमने शिक्षा आयुक्त से बात की है, उन्होंने हमें भरोसा दिलाया है। यह सिर्फ रिकमेंडेशन है, कानून नहीं। ड्रेस कोड को लेकर ही कर्नाटका में हिजाब विवाद की शुरुआत हुई थी और इस पर जमकर राजनीति भी हुई। ऐसे में कांग्रेस की सिद्धरामैया सरकार ड्रेस कोड में बदलाव को लेकर जल्दबाजी में नहीं है। वो फिलहाल अपने 5 चुनावी वादों को पूरा करने की जद्दोजहद में उलझी है। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया।
और इस वक्त खबर आ रही है वृंदावन के पास एक बड़ा मंदिर है, प्रेम मंदिर, उसमें भीषण आग लग गई है। आग से भारी नुकसान की खबर आ रही है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, प्रेम मंदिर है जहां पर ये आग लगी है और तस्वीरों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये आग काफ़ी बड़ी है। आग को बुझाने की कोशिशें फिलहाल की जा रही हैं, लेकिन मंदिर में आग से भारी नुकसान हुआ है। फिलहाल आग लगने की वजह जो है वो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन ये तस्वीरें जो आ रही हैं मथुरा के पास प्रेम मंदिर है जहां पर ये भीषण आग लगी है और फिलहाल आग को बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। और अब भोपाल की बात करते हैं जहां पर सतपुड़ा भवन में लगी आग पर करीब 14 घंटे के बाद काबू पा लिया गया, लेकिन अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। आग लगने के बाद विपक्ष ने सरकार पर आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने आग लगने की घटना की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि आग में करीब 12,000 सरकारी फाइलें खाक हो गई हैं और वहीं सरकार का कहना है कि सभी फाइलें हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव में सुरक्षित हैं। थोड़ी मेहनत लगेगी लेकिन सभी फाइलें मिल जाएंगी। इधर इस मसले पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक समीक्षा बैठक भी की है। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए 4 सदस्यों की कमेटी का गठन कर दिया है। महाराष्ट्र में सियासत एक बार फिर गर्माती हुई नजर आ रही है। एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ने राज्य के विभिन्न अखबारों में एक विज्ञापन जारी किया जिसमें शीर्षक दिया है भारत के लिए मोदी, महाराष्ट्र के लिए शिंदे। इसमें छपे सर्वे में सीएम एकनाथ शिंदे को भाजपा के देवेंद्र फडणवीस से अधिक तरजीह दी गई है। विपक्ष ने सर्वे की खिल्ली उड़ाई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये फडणवीस शिंदे गठबंधन में दरार के संकेत तो नहीं है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्र में मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। महाराष्ट्र के प्रमुख अखबारों के पहले पेज पर शिवसेना के इस विज्ञापन ने राज्य की सियासत में हलचल मचा दी है। एक सर्वे के आधार पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ है जिसमें दावा किया गया है कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष ने इस सर्वे की खिल्ली उड़ाई है और सवाल उठ रहे हैं कि क्या फडणवीस को साइडलाइन करने की कोशिश है। अब सर्वे कहाँ से किया? क्या मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में सर्वे किया है सिर्फ, या गुजरात में जाकर सर्वे किया है, मुझे मालूम नहीं। लेकिन इतनी बड़ी कैंपेन है, आप अपने आप को शिवसेना के मुख्यमंत्री समझते हो या बोलते हो, लेकिन बाला साहब ठाकरे का उस एडवर्टाइजमेंट में कहा जिक्र तक नहीं, फोटो तक नहीं है, सिर्फ मोदी और शिंदे जी का फोटो। इसका मतलब ये है जो शिवसेना चल रही है वो बाला साहब ठाकरे जी की शिवसेना नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी की शिवसेना। आज ये साफ हो गया। देवेंद्र जी, हमारी आपकी राजनीतिक लड़ाई जरूर है, लेकिन हमें दुख हो रहा है ये सब देख के कि आपने 2019 में ये कहा था कि कोई 2.5 साल की बात नहीं हुई थी, मैं पूरा 5 साल मुख्यमंत्री बने रहना चाहता हूं। और आप देखिए यहां पर, ये तो पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो आपके हाथ क्या लगा? हम 30 साल आपके साथ रहे, आप हमें समझ नहीं पाए। ये तो 11 महीने में आपके साथ आपको क्या समझवाना चाहते हैं, देश की जनता और राज्य की जनता आपसे समझना चाहती है। फिर भी हमारी संवेदना आपके साथ है देवेंद्र जी। सर्वे में दावा किया गया है कि 26.1% लोग एकनाथ शिंदे को पसंद करते हैं। इस सर्वे में शिंदे की लोकप्रियता देवेंद्र फडणवीस से ज्यादा दिखाई गई है। फडणवीस को 23.2% जनता की पसंद बताया गया है। वहीं राज्य में बीजेपी को पसंद करने वाले लोगों की संख्या 30.2% बताई गई है, तो शिंदे की पार्टी को 16.2% लोग पसंद करते हैं और दोनों के गठबंधन को 46.4% लोगों की पसंद बताया गया है। इस विज्ञापन की हेडिंग दी गई है, राष्ट्र में पीएम मोदी, महाराष्ट्र में शिंदे। क्या एक तरह का ये दरार भी देखा जा सकता है बीजेपी और शिंदे की सरकार में? क्योंकि हाल ही में अगर आप देखें तो श्रीनगर जब एकनाथ शिंदे पहुंचे थे तो वहां उन्होंने अपनी पार्टी के, अपने गुट के नेताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की थी, एक रणनीति समझने की कोशिश की थी। 2024 में बड़े चुनाव अगर आप देखें तो राज्य में चुनाव के साथ साथ लोकसभा का चुनाव, निकाय चुनाव, यहाँ पर बीजेपी और शिंदे सरकार साथ में लड़ने की घोषणा तो कर चुकी है, लेकिन सीट के बंटवारे को लेकर मतभेद की खबरें लगातार पहले से आ रही थी, लेकिन कैमरे पर ये मना करते आए हैं। जिन जिन लोगों ने देश में नरेंद्र, महाराष्ट्र में देवेंद्र का नारा लगाया था और फिर दिल पर पत्थर रख के एकनाथ शिंदे जी को देवेंद्र फडणवीस जी के बजाय महाराष्ट्र का सीएम मान लिया था,
आज वे सब लोग बहुत दुखी होंगे। इसके चलते महाराष्ट्र में भाजपा वर्सेस शिवसेना एंटरटेनमेंट अब शुरू हो गया है। बीजेपी के राज्य अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने विज्ञापन का बचाव करते हुए कहा है कि चुनावी नतीजे ये तय करते हैं कि वोटरों ने कौन सी पार्टी या फिर नेता का चुनाव किया है। शिंदे की शिवसेना का ये विज्ञापन ऐसे वक्त में आया है जब आने वाले चुनावों में सीट बंटवारे को लेकर फडणवीस शिंदे गठबंधन में मतभेद की खबरें हैं। शिवसेना के इस विज्ञापन ने अटकलों को और हवा दे दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान के बाड़मेर से तस्वीरें आई जहां पर 51 ट्रैक्टरों पर एक बारात निकली, जिसकी तस्वीरें अब वायरल हो रही हैं। ट्रैक्टरों का काफिला 1 किलोमीटर लंबा था और दूल्हा खुद भी एक ट्रैक्टर चलाकर ही अपनी शादी में पहुंचा। इन ट्रैक्टरों पर तकरीबन 200 बाराती थे और इस तरह से जब बारात निकली तो 1 किलोमीटर लंबा ये काफिला था और दूल्हा खुद भी ट्रैक्टर चलाता हुआ नजर आया। करीब 15 किलोमीटर का सफर इन ट्रैक्टरों ने तय किया। दूल्हे के पिता ने कहा कि मेरी बारात एक ट्रैक्टर पर निकली थी और इसीलिए मैं अपनी बेटे की बारात 51 ट्रैक्टरों पर निकाल रहा हूं। और जब ये बारात लड़की वालों के गांव में पहुंची तो एक बार में इतनी संख्या में ट्रैक्टर देखकर वहां पर भी लोग हैरान रह गए। तो देश की बात में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।